पैसे लो, ठोक के लो, मुझसे बड़ा ब्लैकमेलर कोई नहीं दुनिया में। जिंदगी में मेहनत तो हर आदमी करता है। मैं लाला जी की दुकान पे नौकरी करता था, चक्कर खा के गिर पड़ा। तो मैंने वहाँ जाकर 4-5 बाल्टी पानी भरा, फिर उन्होंने मुझे खाना खिलाया। तो सरकारी अस्पताल में कीड़ों की तरह रेंगता रहता था। लाल सा पानी दिया, मैंने पी लिया। बस अड्डे पे एक मुल्ला जी उतरे, बोले वो मस्जिद तक चलेगा। मैंने कहा चलूंगा। वो गठरा रख के मैं सिर पे चल दिया। रास्ते में उन्होंने खुलवाया, पता लगा उसमें मीट थी। कभी कभी चौधरी चंद सिंह के बारे में छाप दिया करो। उसने गलत बोल दी, अगर मैं तुझे इसी नाले में घुसेड़ दूंगा, तू जिसके बारे में मुल्ला तेरी औकात इतनी भी नहीं, तो उसके बारे में बात कर। नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिडन जेम्स बाय नताशा वर्मा में। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं उनकी हस्ती इतनी बड़ी है कि अगर पूरा दिन भी लग जाए तो बात नहीं कर सकते, बात ख़त्म ही नहीं होगी। उनके 12 न्यूज़पेपर्स हैं, कितने ही न्यूज़ चैनल्स हैं, खुद वो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं और परिवार के सारे सदस्य ही मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। और इस सब में जो किसी को बात शायद पता नहीं होगी या कोई सोच भी नहीं सकता, जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कभी स्कूल ही नहीं गए हैं। कोई ऐसा सोच सकता है कि ऐसा भी हो सकता है? जैसे कि हमने कहा था कि हिडन जेम्स में हम ऐसे लोगों को ढूंढने वाले हैं जो छुपे हुए रत्न हैं हमारे पास। और मुझे लगता है इन रत्नों में जो टॉप पर हीरा है ना, वो उनसे आज हम मिलने वाले हैं। तो मैं आपको उनके पास बहुत जल्दी से लेके चलती हूँ। सर नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हैं आप आज? धन्यवाद नताशा जी और संजीव जी कि आपने मुझ जैसे व्यक्ति को इस काबिल समझा कि अपने चैनल में मुझे स्थान दिया प्रथम चरण में। मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। सर पहले मैं आपको टोक कर कुछ कहना चाहूँगी जो कि मुझे करना नहीं चाहिए एज अ होस्ट, पर मुझे लगता है कि मैंने आपकी तारीफ में या कहूँ आपकी हस्ती में कुछ शब्द शायद कम ही बोल दिया। आप इससे ज़्यादा के हकदार हैं, उसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए। आपने जितना कहा उतना बहुत है। हमारी कोई पहचान नहीं है, कुछ नहीं है, बखत की बात है। भगवान ने जो मेहरबानी दे रखी सब उसका वो है, बाकी हम कुछ नहीं है। सर सच में आप यही कहेंगे, आपकी मेहनत, आपका हौसला और आपका जीवट, आपको जो जीवट बनाता है वो आपके अंदर जो है, मतलब मैं जानती हूँ, जितना मैंने आपके बारे में रिसर्च की है, मैं जानती हूँ उस इंसान को जो 7-8 साल की उम्र में काशीपुर से मेरठ चला आता है बिना कुछ लिए, बिना किसी पारिवारिक बैकअप के, और आज आप यहाँ हैं। नताशा जी है क्या, कुदरत जो है ना और मुकद्दर, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप एक बात से अंदाज लगा लो कि मेरे साथ 1978 तक जो लोग 80 रुपये महीना की नौकरी करते थे, मुझे 4 रुपये मिलते थे, मैं इतना जूनियर था। वो आज भी कोई 4000 रुपये में किसी बेकरी पे नौकरी कर रहा है, कोई सब्ज़ी का ठेला लगा रहा है और कोई अपना काम कर रहा है, रिक्शा चला रहा है। लेकिन वो कोई मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये तो सब ऊपर वाले की मेहरबानी है और अपने सहयोगियों की, जो मेरे प्रशंसक हैं, मुझे आगे बढ़ाते हैं, ये उनकी मेहरबानी का कमाल है। सर आप ऐसा मानते हैं कि ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं होती? नहीं, ज़िंदगी में मेहनत तो हर आदमी करता है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेरे साथ जो लोग काम करते थे मुझसे 4 गुना तनख्वाह पाते थे, आज भी वो वही काम करते हैं। मेहनत के साथ साथ मेहनत तो है ही ज़रूरी। भगवान कहता है कि मैंने तुम्हें इस काबिल बनाया, तुम मेहनत करो। मेहनत के साथ जीवटपना और आपका आत्मसम्मान बना रहे, उससे कोई खिलवाड़ ना कर पाए, तो आप जल्दी तेज़ी से बढ़ेंगे और लोग आपको सहयोग भी करेंगे। क्योंकि जब आपको ये पता चल जाता है ना कि व्यक्ति आत्मसम्मानी है, तो फिर कोई आपसे उल्टी बात करने की कोशिश नहीं करता। और वो मेरे अंदर हमेशा रहा कि मैं किसी भी परिस्थिति में रहा। एक बार मैंने 4 दिन तक खाना नहीं खाया। मैं लाला जी की दुकान पे नौकरी करता था, चक्कर खा के गिर पड़ा। तो उन्हें पता था कि मैं खाना मुफ्त में नहीं खाऊंगा, तो उन्होंने अपनी श्रीमती जी से कहलवाया कि वो ज़रा रवि को भेज दो, 4 बाल्टी पानी भर देगा। तो मैंने वहाँ जाकर 4-5 बाल्टी पानी भरा, फिर उन्होंने मुझे खाना खिलाया। तो मेरे को मुफ्त का खाना कतई को नहीं था। तो ये सब जो है ना, मुकद्दर, मेहनत, अपने लोगों का सहयोग, ये सब, और जीवटपना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर आपका आत्मसम्मान नहीं है ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में। सर आप बताना चाहेंगे अपनी जर्नी के बारे में? वैसे मैंने पढ़ा तो है, मैंने जाना तो है, पर मैं चाहती हूँ आप सबको बताएं। नताशा, मेरा जो जीवन है ना, वैसे तो मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन वो इतना, मैं जब पैदा हुआ तो मेरे घर में खाने को रोटी नहीं थी। मैं 2 साल का था तो मेरे माता निकली, तो सरकारी अस्पताल में कीड़ों की तरह रेंगता रहता था। 6 घंटे बाद उन्होंने मुझे एक लाल सा पानी दिया, मैंने पी लिया। भूख लग रही थी, घर पर बासी खिचड़ी रखी थी, वो खा ली।
ये मेरे जीवन की शुरुआत रही। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैं एक चाय की दुकान पे शाम को 5 बजे से रात को 10 बजे तक प्याले धोने लगा। दिन में मैं एक छोटा सा थर्मस लेकर आइसक्रीम बेचता था भट्टों पे, ईंट भट्टों पे। तो ईंट भट्टों की जो लेबर होती है उसी बीच उनके बच्चों को खिला दिया करता था, जिससे वो एक रोटी मुझे खिला दें तो मेरे जो पैसे हैं, थोड़ी कमाई वो बच जाएगी, रोटी का पेट भर जाएगा। और ये सर आप किस उम्र में क्या करते थे? उम्र होगी मेरे ख्याल में 4 साल 5। एक दिन मेरे को रोटी का जुगाड़ बिल्कुल नहीं हुआ घर में, सब 2 दिन से भूखे थे। तो मैं जा रहा था तो अभी वहाँ पे हमारे टीचर थे बंसल साहब, ऋषिकांत बंसल। उनकी पत्नी ने आटा छान के बूर फेंकी बार, तो मैंने उसको कागज़ में लपेट के और अपने घर पर ले आया और नमक मिला के उसे पका के दूध के रूप में पी लिया। तो ऐसे ही एक बार मैं बस अड्डे पे मजदूरी करा करता था, कुलीगिरी जिसे कहते हैं। तो वो आए अफजलगढ़ से, बोले भाई गट्ठा लेके चलेगा? ये हम इनके लिए चलूँगा, चपमन नहीं लूँगा, चवन्नी चलती थी उस टाइम। थोड़ी दूर गए तो उन्होंने खुलवाया तो उसमें मीट था। मैं खाने कोई खाए तो खाए, मैं किसी का विरोधी नहीं, मगर मैं कभी नहीं खाया तो मैं उसको पसंद भी नहीं करता था। तो मैं बिना पैसे लिए वापस आ गया। फिर शाम तक करता है, रोटी रोजी का काम हो गया, काम चल गया। सर फिर आप बोरी उठाने से, आइसक्रीम बेचने से और ये कोली का काम करने से, जो कि बहुत ही छोटी उम्र में था, फिर वहाँ से आपने ये सन 1982 में ये अखबार शुरू करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? किसी भी चीज़ की कहीं से प्रेरणा नहीं मिलती। भूख और खाली पेट आपको सब कुछ सिखा देता है। जैसे मैं कम से कम 8 साल तक, ये जो लकड़ी होती है ना, लट्ठे इनके, सुबह 5 बजे से 8 बजे तक तो एक गट्ठर घास खोद के लाता था कांसीपुर रोड पे से, उसे बेचते था घास मंडी में। 5 पैसे, कभी 10 पैसे मिल गए। फिर रात को मैं, दिन में तो ये काम करता चाय वाले की दुकान पर, उसके भट्टे पर। रात को 11 बजे से मैं 1 बजे तक पेड़ों की छाल छेनी हथौड़े से निकाला करता था, जो सुबह को बाज़ार में बिक जाती थी। मतलब यह है कि मैं रोज़ एक चवन्नी कमाने के लिए 4 तरह के काम करता था रोज़। जिस दिन तो इसलिए रोटी रोजी बढ़िया चल रहे थे, जिस दिन नहीं होते तो उस दिन भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होती थी। तो ये सब जो पेट की आग थी उनने सब सिखाया, काम भी सब करवाए। और शुरू से वही, जैसे मैंने कहा, मैं आत्मसम्मानी बहुत हूँ, किसी की हिम्मत ये नहीं हुई कि मैं तेरे को आँख उठा कर फालतू बात करें। सर मेरा सवाल फिर से वही है कि अखबार शुरू करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? मैं 1964 के आसपास मेरठ आया। एक लाला दामोदर दास पंसारी हैं, काली माई मंदिर के बराबर, उनके यहाँ मैंने नौकरी शुरू करी। तो 5 रुपये वो दिया करते थे। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो तभी चुनाव आ गए। तो मेरे को राजनीति में तो कोई शौक था नहीं, मगर मुझे एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा तो मैं उसमें अपना घूमने लगा। तो 10-20 लोगों से जान पहचान भी होने लगी। तो मैं सुबह को 4 बजे से 8 बजे तक तो बोरियत होता था। और अब तो नहीं, मगर भगवान की दुआ से इतनी ताकत थी, 100 किलो की बोरी में यूँ करके उठा के कंधे पर डाल लेता था। उसी दौरान 77 में इमरजेंसी ख़त्म हुई, रतनलाल गर्ग एडवोकेट ने चुनाव लड़ा। मैं थोड़ा एक्टिव होकर रहा तो मैं गर्ग साहब की निगाह में चढ़ गया। उसी दौरान एक MLC थे तीरथ सिंह साहब, अल्पसंख्यक आयोग के मेंबर भी रहे हैं, वो MLC भी रहे हैं, कई पदों पर रहे हैं और बहुत बढ़िया इंसान थे। थापा नगर गुरुद्वारे के अध्यक्ष भी रहे हैं और एक गुरु नानक इंटर कॉलेज जो है कंकरखेड़ा में, उसके चेयरमैन भी रहे। वो मुझे बहुत मानते थे, मगर इस दौरान मैं सब कुछ करते हुए भी मजदूरी पूरी करता रहा। तभी जो है एक दिन मैं प्यारेलाल शर्मा अस्पताल के सामने मेरे एक दोस्त की दुकान है, वो खड़ा था। तो एक साप्ताहिक पेपर वाला आया, उनने मेरा परिचय कराया। तो मैंने क्या, कभी कभी चौधरी चंद सिंह के बारे में छाप दिया करो। उसने गलत बोल दिया। हम तो मजदूरी करते। तो मैंने कहा भाई देख, तू पत्रकार हो गए तो अच्छी बात है भाई, मीडिया के लोगों से डरना तो चाहिए, मगर मैं तुझे इसी नाले में घुसेड़ दूंगा। तू जिसके बारे में बोल रहा, तेरी औकात इतनी भी नहीं तो उसके बारे में बात करें। और मैंने क्या, हम तुझे अखबार निकाल के दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा लौंडियों का काम नहीं है अखबार निकालना। अच्छा, हमें भी पता था जो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़, ना तो शिक्षा हमारे पास, ना पैसे हमारे पास, मगर
जुनून था। 6 महीने लगातार मैं दिल्ली RNI ऑफिस गया और मज़े की बात, चपरासी से बात में जो रजिस्ट्रार था सबसे बड़ा अधिकारी, उसके पास जाता था। इत्तेफाक से वो पहाड़ी था, उत्तराखंड का, और मैं कुमाऊँ का रहने वाला था। तो एक उनमें थोड़ा सा प्रेम जागा। तो मुझसे एक दिन बोले, यार बिश्नोई तुम नाम बोलते चले जाओ। तो 20 या 50 यो नाम बोलते बन गए। ओगरनाथ बोले, यार दे देते हैं। तो जो अप्लाई करा था उसमें ही नाम था नहीं। तो उन्होंने कहा ये तुम ले जाओ, वहाँ से इसमें ही नंबर बढ़वा कर मुझे भेज दो, मैं नाम तो मेरे को 1980 में सितंबर में नाम मिल गया। अब ओगढ़ नाम मिला तो यहाँ के कई सरमाएदार और धर्म के ठेकेदार मेरे पीछे पड़ गए कि जो ओगढ़नाथ में अखबार कैसे निकालोगे, ये तो मंदिर है। थोड़े दिन तो मैं सोचता रहा यार चलो चलो, फिर जब उन्होंने एक दिन कुछ ज़्यादा ही कर दिया तो फिर उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि उसके बाद कोई नहीं बोला और मैं अखबार चलाने लगा। और बिल्कुल उनके पास ही बैठकर? नहीं, वो तो फिर मेरी औकात से, अपनी औकात से बाहर थे। उनकी औकात नहीं थी मुझसे बात करें। एक बात मैं आपको बता दूँ, इसमें जब बुरा लगा, भला मैं किसी को कुछ समझता नहीं हूँ, कितनी बड़ी तोहफ़ हो, कुछ भी कर ले तू, मैं उसकी चिंता नहीं करता। डरता भी हूँ, सारे काम करता हूँ, मगर ऊपर से नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। तो मैं सब कुछ जो है, तभी मेरा अपना जो है मजदूरी भी चलती रही। फिर मैंने गेहूँ का आड़त का काम शुरू कर दिया। उसमें मेरे पास एक दिन 80,000 रुपये घट गए और लाला जी के से उधार लेके दिए थे। मगर मेरे, जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरे को सपोर्ट करने वाले बहुत थे। जैसे लाला जी ने जब उनके मुनि ने पैसे मांगे तो उन्होंने कहा भाई कहाँ से देगा, घट गए तो कमा के दे देगा, रोज़ तक क्यों करता है ऐसा छुट्टी। सर इसी से मुझे याद आया कि आपने एक फाइनेंस कंपनी भी शुरू की थी। मैंने फाइनेंस कंपनी शुरू करी थी और काफ़ी लंबे समय तक चलाई जी, और बंद करने का कोई वो भी नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं बहुत, उनके भाई को मैंने उसमें मेंबर बनाया। एक दिन मैं पैसे लेने गया क्योंकि मैं खर्चे नहीं बढ़ाता था, तो उन्होंने कह दिया आप तो भाई साहब कभी भी चले आते हो। तो मैंने कहा भैया बता दे कब आ जाऊँ। बोले 1 तारीख की सुबह को आ जाना। मैं 1 की सुबह चला गया। तो उन्होंने कहा भाई साहब को तो बिल्कुल ही संतोष नहीं है। मेरा दिमाग घूम गया बुरी तरीके से। उससे तो मैंने कुछ नहीं कहा, ला के फाइनेंस कंपनी सब पैसे इकट्ठे करे, जिसके थे सबके रुपए घर पे दिया आया और एक रसीद छपवाई, उनसे साइन करा लाया। और जिस दिन सबके रुपए निमट गए तो अपना घोषणा कर दी, भाई फाइनेंस कंपनी बंद कर दी। उस समय के सबसे बड़े फाइनेंसर थे देवता वाले, धर्मवीर आनंद और नंदगोपाल सिंगल। वो अपनी हर मीटिंग में मेरा नाम लेते थे कि लोग फाइनेंसरों को बदनाम बताते हैं, रवि बिश्नोई को देखो, सबका पैसा घर घर देखा है और उसके बाद बंद करिए। तो मेरी एक रहता था कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि दूसरे का पैसा आपका कभी नहीं हो सकता, दूसरे की संपत्ति आपकी कभी नहीं हो सकती। आप कितनी कोशिश कर लो, एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपको देनी ही पड़ेगी। तो मैं सबके पैसे निपटा के, मेरा शुरू से रहा, मैं अगर चाय वाले के भी चाय पी रहा हूँ तो सबसे पहले उसके पैसे निपटाता, बात को कुछ और काम करता था जी। फिर मैंने धीरे धीरे वो होली पे पिचकारी रंग लगाना बेचना शुरू कर दिया, दिवाली पे खील बतासे बेचने शुरू कर दिए, पटाखे बेचने शुरू कर दिए। धीरे धीरे मतलब यह है कि मैं जैसे 3 दिन पटाखे लगाए तो 12 रुपये कमा लिए। तो राजा थे, मैं तो 12 रुपये कमाए, 12 रुपये तो देखे ही नहीं थे कभी। और सर इसी बीच आपने शादी भी की? शादी तो मेरी 1987 में, 87 यानी अखबार हाँ, शुरू करने के बाद। हाँ, मगर मेरे पास कुछ था नहीं। एक मकान था वो लैंड पे, वो किसी की कर्मचारियों के रहने वाला था, वो मैंने ख़रीद लिया 40,000 रुपये में। अब पैसे 2 पैसे जेब में नहीं थे। एक दोस्त को टेलीफोन करा, मैंने कह रही 40,000 रुपये दे दियो, उनने उसका 40,000 का पेमेंट कर दिया, तो मकान मेरा हो गया। मैं उसमें रहने लगा, वो मकान हो गया। फिर धीरे से एक दिन मेरी शादी हो गई। मेरे को तो कोई पता नहीं शादी कैसे हो गई। जिनके, जो मेरी पत्नी के पति आए वो डॉक्टर थे, बहुत बड़े आदमी थे। मेरे से शादी क्यों कर दी उन्होंने, वो भगवान जाने। अब मेरी पत्नी आई तो कहते हैं उसका भाग्य लग गया होगा, तो मैं आगे को खूब बढ़ने लगा। अब बेटे की शादी हुई तो और माला माल हो गया। मतलब महिलाओं का जो भाग्य है और बच्चों का भाग्य मेरे लिए अच्छा होकर आया।
जी सर जी। तो इसलिए जो है ना, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उनके दादाजी के एक गोली के लिए, जैसे वो बता रहे थे अभी, एक गोली के लिए 20 बाल्टी पानी भर कर छिड़काव करता था। जी सर। और सर इतनी सालों से आप सफल शादीशुदा जीवन जी रहे हैं, है ना, हम देखते हैं कि आप मैम की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, तो सर आपके हिसाब से क्या की है सक्सेसफुल शादी की? देखो एक बात बताऊँ, जो दिखाई देता है ना, जैसे कहते हैं कि चार्ली चैपलिन है, जी, औरों को हंसाते हैं, अपने पैरों को देखते हैं रोते हैं। मोर है, जब नाचता है तो दुनिया देखती है, जी, अपने पैरों को देखता है तो रोता है। ऐसा ही किसी का भी जीवन पूर्ण नहीं होता, लेकिन अगर थोड़ा सा समझौते करके हिसाब से चला जाए तो परिवार सफल हो जाता है। जी, पूर्ण कोई नहीं है, ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसके यहाँ कोई विवाद ना हो, जी, कोई दुनिया में नहीं मिलेगा। मगर मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ अपनी मीटिंगों में भी कि जो ज़्यादा हंसता है ना, वो समझ लो बहुत दुखी है। सर ये तो बहुत गहरी बात कह दी आपने। तो इसलिए जो है ना, कोई भी परिवार सुखी नहीं है। जी सर। अरबपति का, खरबपति का, मेरे तो संबंध में लोगों के बर्तन मांजे घरों पे, कपड़े धोए लोगों के, तो मैं तो उनकी स्थिति भी देखी। और मैंने अरबपति जो हैं उनकी स्थिति भी देखी, उनके घर पे रोटी खाना भी खाया, उनके साथ सारे तो वो देखी। सुखी कोई नहीं है। जी सर। सुखी वो है कि दोनों संतोष से रहें। और ज़्यादा मेरी तो तुम जानते हो कोई इच्छा ही नहीं है। मैं तो 80 रुपये की टी शर्ट पहनता हूँ और 200 रुपये की पैंट पहनता हूँ। सर 80 रुपये की टी शर्ट से हमें एक सवाल याद आया कि मैंने आपको देखा है आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी, आप दिल्ली के द लीला पैलेस में जाते हैं, आप दिल्ली के इतने बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाते हैं, दिल्ली के क्या ऑल ओवर इंडिया सर आप जाते हैं, और आपका जो अटायर होता है वो यही होता है। हाँ। जो आज आप यहाँ पहनकर बैठे हैं, आप नताशा इसी जी, में आप वहाँ भी पाए जाते हैं। नताशा जी एक बात हूँ, ये लोगों की हीन भावना है। उन्हें लगता है कि सामने वाला देख रहा हूँ। जी। अरे मैं जो हूँ मैं हूँ, सामने वाला कुछ भी देखता है मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, और कुछ भी कहता है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जी सर। मैं राष्ट्रपति जी से मिलने गया, पंजाब केसरी के मालिक थे, दिल्ली प्रेस के मालिक थे, मैं था, प्रकाश पोरे थे अमरावती से। तो वहाँ जाते मेरी पैंट की वो टूट गई बटन, तो मैंने तो देखा प्लास्टिक की डोरी पड़ी थी, वो निकाल के बांध के ऊपर को डाल दिया, और मैं 40 मिनट राष्ट्रपति से बात करके आया। और उसके बाद राष्ट्रपति जी ने श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और सूचना मंत्रालय, तीनों के मंत्री बुला के मीटिंग करा के जो हमने 21 मांग रखी थी उनमें से 20 मान्य करवा दी सर। तो ये क्या है, हमें लगता है कोई देख रहा कर, अरे देख रहा तो देख ले, तुझे क्या देखना। जी भाई सर, ऐसा कह सकते हैं कि एक समय के बाद आपकी पहचान नहीं, एक समय नहीं रहता सर, कभी भी कभी भी। आप जिस स्थितियाँ मस्त हैं, आप किसी के बाप से को लेने नहीं जा रहे हैं। जी सर। आप उन्हें अपने वो हैं, ठीक हम जैसे हैं, तेरी मर्जी हो, बोलने तो मत बोल। अपनी पूरी ज़िंदगी जो है किसी के ऊपर आसक्त नहीं करनी चाहिए। जी। अच्छा सर, आपको आज की जनरेशन में, और जो जनरेशन आपकी है ना, आज की जनरेशन को हम जेन जी कहते हैं, जेन जी अल्फ़ा, हमारी जनरेशन को हम मिलेनियन कहते हैं। सर आपकी जनरेशन को बेबी बूमर्स कहते हैं, जितना मैंने पढ़ा है। तो आपको क्या फ़र्क नज़र आता है कि आप जो थे और जो आज की जनरेशन है, उन दोनों में क्या अच्छी बात है और क्या कुछ बुरी बात है जो उन्हें सुधार लेनी चाहिए? आपकी और वर्तमान जनरेशन हमारी वो बहुत कामयाब है और उसमें हौसला है। हमारी जो जनरेशन थी उसमें गिनती के लोग निकलते थे हौसले वाले। ऐसे ऐसे लोग देखे पूरी ज़िंदगी गांव में गुजर गई, गांव के पटडंडी से भारी इन्होंने दुनिया नहीं देखी कभी कैसा होता है। जी। जिसे हम कहते हैं कूप मंडूक। हमारी स्थिति भी वही थी। एक बात ध्यान आई मुझे, जैसे भी तुम बोलते, जैसे लोंडा डांस होता है, हाँ, तुमने सुना होगा, मैं शादियों में बहुत करता था। सर आपके डांस के किस्से हमने बहुत सुने। मैं बहुत करता था शादियों में जी। और कुछ लोग तो मुझे इसीलिए बुलाते थे। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं सर, पर्सनली मैंने आपकी वीडियो तो देखी है। क्या होता है कि तुम, जैसे हमने तुम्हें सवाल करा था, कहीं परेशानी वो आती है, जैसे बाप कुछ और सोचता है, बेटा कुछ और सोचता है। बेटा गलत नहीं होता, बेटा अपने हिसाब से कर रहा है, बाप अपने सोचता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मगर अगर दोनों के तालमेल मिल जाए, भावना को समझ लें, तो कोई सी भी जनरेशन हो वो सफल है। नई जनरेशन जो है उसका मैंने जो देखा कोई खर्चा नहीं है। जो बड़ी लोगों को देखते हो कि ये वो ब्रांड वाले पहनेंगे, जो नई जनरेशन बढ़िया है ना,
फटा हुआ कुर्ता पहने घूम रही है, हवाई चप्पल पहने घूम रही है, उसे किसी की चिंता नहीं है। जी सर जी, हाँ और ये है। जैन जी में वो ताकत है। देखो नेपाल में उन्होंने सरकार पलट दी। बिल्कुल। मैं एक दिन पढ़ रहा था, जापान में एक लड़के ने कोई मुद्दा उठाया, सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसने उसकी लॉबी शुरू कर दी, सरकार को झुककर मानना पड़ा। बिल्कुल सर। जो युवा पीढ़ी है ना, उसमें हौसला बहुत है। और हौसला क्यों? कि वो सोचता है कि मैं कुछ करूं और समाज में अपना एक स्थान बनाऊं। जैसे उन्होंने देखा कि उसके बाप को हर आदमी टॉर्चर करता था, तो उसके दिल में रहता है कि मैं मेरे बाप को मैं इतनी सुविधाएं दूं कि कोई उनके बारे में कैसे, और जो टॉर्चर करने वाले उनकी इतनी औकात ना कि उनसे मुंह उठा के बात कर लें। बिल्कुल सर। जैसे मैं एक बताऊं, मैं सदर में मजदूरी करता था, तो एक लाला धर्मदास जी थे, बहुत अच्छा आदमी थे। वो मुझे खूब गालियां देते थे, सड़ी से सड़ी बात कहते थे। कुछ वर्षों बाद वो मेरे यहाँ 1 घंटे बाहर बैठे रहे मुझसे मिलने के लिए। एक दिन पंकज यादव कलेक्टर थे, मैं चाय पी रहे थे दोनों, तो तभी वो किसी काम से आए, तो मेरे को लगा कि भाई इन्हें मिलवाना चाहिए, तो मैंने मिलवाया। मैंने कहा जी सेठ जी यार, इनकी बदौलती मैं सर हूँ। तो बोले हाँ, इसे रोटी खाना हमने सिखा दिया। मैंने कहा लाला तेरे को हजम नहीं हो रही उन्हीं के सामने, अगर तेरी इतनी औकात होती तो अपने बेटों को सिखा लेता। 300 रुपये में मोदीपुरम में नौकरी करे, अरे एक बीड़ी पटाखा पीवे सड़कों पे, उन्हें क्यों ना बना लिया तूने? तो उसकी बोलती बनता। आप हमेशा से वे पाक रहे हैं सर। क्यों? मेरे को तू मुझे क्या बनाएगा? मुझे तो भगवान ने बनाया, जी सर। या जो मेरे शुभचिंतक हैं उन्होंने बनाया। सर जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि आप सभी लोग, आप सभी परिवार के लोग मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, चाहे वो आप हों, आपकी वाइफ हो, अंकित सर हो, उनकी वाइफ हो, कबीर सर हो, सब मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। तो जो नए लोग पत्रकारिता में आना चाहते हैं, देश में कुछ सुधार करने के लिए या कुछ अच्छे इंटेंशंस के साथ आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? नताशा जी, पहले तो हमारे जो परिवार में सबके अपने अपने अखबार हैं, लगभग 33 साल पुराने। जी सर। और रेगुलर अखबार निकलते हैं, सभी मान्यता प्राप्त है। सभी मान्यता प्राप्त है। नई पत्रकारिता में जो है ना, एक बड़ी कमी आ गई। मैं कभी नहीं कहता मिशनरी पत्रकारिता करो, क्योंकि मिशनरी पत्रकारिता संभव ही नहीं है। अगर जो कहता है तो वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है और सामने वाले को भी धोखा दे रहा है। मैं अपनी मीटिंगों में कहता हूँ पैसे लो और ठोक के लो। मीटिंगों में खुलेआम कहता हूँ पैसे लो, ठोक के लो, मुझसे बड़ा ब्लैकमेलर कोई नहीं दुनिया में। लेकिन राष्ट्र का नुकसान ना हो, देशद्रोह ना हो, और किसी गरीब और शरीफ को मत सताओ। जी। तुम ब्लैकमेल करो, सब कर रहे, कौन नहीं कर रहा? ये बड़े बड़े जितने भी बैनर हैं, ये सब ब्लैकमेलिंग का ही तो खा रहे हैं। सर मैं आपको सर मैं आपको बता देती हूँ, नेशनल मंच पे बात बोलने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। नहीं, मैं नताशा जी आपको बताऊँ, लगभग बात हो गई 30 साल पुरानी। एक दिन मैं पड़ा हुआ, एक तखत पड़ा मेरा, उस पर सो रहा था, फटा हुआ नक्कर था और फटी हुई बनियान थी। तभी वो सलीम सेफी आज तक में थे, वो और एक वो हैं क्या नाम, शर्मा जी, प्रदीप शर्मा, वो लंदन में आजकल टाइम्स ऑफ इंडिया के सलाहकार हैं। वो 2 बहनों में भर के आए, तो पता चला NNI चैनल जो है जी। वो सर्वे कर रहा है कि हिंदुस्तान में कैसे कैसे पत्रकार हैं। तो उन्होंने कहा जी आपने इंटरव्यू दे दो। तो बोला जी कपड़े बदल, मैंने कहा यही ठीक है, कपड़े क्या बदलने हैं। तो बैठ गए, आधा घंटा पौन घंटा उन्होंने इंटरव्यू लिया। सबसे पहला उनका सवाल था कि वो लोग कहते हैं कि आपके पास जो पैसा, मैंने क्या देखो शर्मा मत, मेरा पैसा सब लाल पीला काली कमाई का है, ईमानदारी का कमाई का कोई पैसा मेरे पास नहीं है। फिर उन्होंने पूछा जी पढ़ने के बारे में, मैंने कहा बिल्कुल अंगूठा टेक हूँ, गंवार हूँ और मेरे को कुछ नहीं आता, मैं लोगों के हितों पे कुठाराघात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे 10 ऐसे सवाल पूछे, मैंने सीधे सीधे जवाब दे दिए। वो प्रोग्राम आधा घंटे दिखाया जाता था हिंदुस्तान दुनिया के 35 देशों में। आधा घंटे में 17 मिनट उन्होंने मुझे दिए। मेरे साथ भास्कर का मालिक था, द हिंदू का मालिक था, और हमारा वो जो INS है उसका प्रेसिडेंट था, और RNI का रजिस्ट्रार था। 13 मिनट में सारे थे, 17 मिनट में मैं था। और उसने मेरे को दुनिया भर में मतलब जो है वो कराया।
पहचान दिलाई। किसी ने ना कपड़ों की देखा, ना किसी ने काई को देखा, जो भी है वो ठीक है। तो ये जो है ना, अब नए पत्रकार जो हैं वो जल्दी रईस बनना चाहते हैं, जी काम करना उन्हें आता नहीं। सर, आप कहना चाहते हैं कि लोग जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं वो रईस बनने के लिए आना चाहते हैं? हाँ, 100% उन्हें पत्रकारिता का ABCD भी नहीं पता होता। जी। अभी पिछले दिनों में एक अखबार पढ़ा था नवभारत में कि नवभारत की एक लेडी पत्रकार बिहार के DGP का इंटरव्यू लेने गई और उसका इंटरव्यू वो उसे मुख्यमंत्री समझ के ले रही थी। तो उसका DGP का वो था कि कैसे कैसे पत्रकार है बताओ, इसे ही पता नहीं मैं क्या हूँ। जी। आपको जिस काम को करना है ना उसका थोड़ा सा सर्वे भी करना होता है। जी। आप ये नहीं कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं, जब सामने वाले साहब सवाल पूछ रहे हैं वो आपसे उल्टा भी पूछता है। बिल्कुल। और जब उल्टा पूछता है ना तो 100 में से 90 पत्रकार घी करके रह जाते हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखो, गरीब और शरीफ आदमी ढूंढने से नहीं मिलता, उसे मत सताओ। जी। और ये ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारी एक लाइन लिखने से किसी को इतना नुकसान ना पहुंच जाए कि जो भविष्य में उसकी भरपाई ना हो पाए। जी जी जी। मैंने कहा मैं सबसे बड़ा अभिलेख मेरा हूँ मेरठ में, मुझसे बड़ा अभिलेख में कोई नहीं है, पैसे लेता हूँ जमकर। मगर कुछ लोग थोड़े से पैसों के लिए सिर्फ दूसरे को बदनाम करने के लिए जो उतराते हैं वो पत्रकारिता नहीं है। और आजकल वही पत्रकारिता ज़्यादा है। तुम जैसे वहाँ देख लो कचहरी पर 100-200 लोग मिल जाएंगे, छब तक किसी का कुछ कहीं नहीं। सर, मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैंने बहुत ही कम लोग देखे हैं जो सीधा सही जगह पे चोट करना जानते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में नहीं कहूँगी, लाइव ही एक शख्स को कहते सुना था कि रवि कुमार जी ने हमें अपनी न्यूज़ में छापा और शाम को ही उस पर कार्रवाई हुई, जबकि वो मामला सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी उनके भी संज्ञान में नहीं था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रवि जी जो न्यूज़ अपने अखबार में छापते हैं वो 100% ऑथेंटिकेटेड होती हैं और उनको पर विश्वसनीयता से हम कार्रवाई करते हैं, बिकॉज हम मान सकते हैं कि रवि जी ने लिखा है तो सही ही लिखा है। देखो ऐसा है, एक कहावत है, तू मुझे पंथ के मैं तुझे निराला, चलता रहेगा गड़बड़ घोटाला। 100 बात हो रही है, 100 बात में ईमानदारी से 40 तो सही कर लो। जी। आप अगर 40 सही कर लोगे तो आपकी सत्यनिष्ठा बरकरार रहेगी। जी जी जी। मगर आप जब 100 की 100 ही मतलब फर्जी होंगे तो क्या करोगे। जी। दीपक सिंघल एक बार वो मोतीलाल वोरा यहाँ पर आए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन करने लोहिया नगर में, और DIG जो था उस समय मुझे खुंदक थी, सागर था, मुझे खुंदक थी बहुत बड़ी। तो उसी दिन DM जो थे यहाँ पे दीपक सिंघल, डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल के नेतृत्व में कुछ लोगों ने मिलने का समय मांगा, इन्होंने नहीं दिया क्योंकि एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी लड़के ने। तो पहले तो उसके पिताजी ने कहा कि मेरे बेटे ने अपनी गलती, फिर कह दिया अधिकारियों को बस करिए, तो उससे मिलना चाहते। तो मैंने मोतीलाल वोरा से सवाल उठाया कि सर जिस प्रदेश से आप आते हैं वहाँ तो उद्योग धंधे खूब चल रहे हैं, जिस प्रदेश के आप राज्यपाल यहाँ ठप होने की कगार पे हैं, यहाँ से आदमी पलायन करने की सोच रहे हैं। बोले क्यों? मैंने कहा जी आपके DM और वो कमिश्नर बाहर खड़े हैं और यहाँ के 2 प्रमुख व्यक्ति हैं, डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल MLC भी हैं, सारी चीज़ें, उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे आपसे क्योंकि डॉक्टरों का उत्पीड़न हो रहा है। तो एक व्यवस्था उस दिन हुई, दीपक सिंघल ने फिर अपना प्रेस उस पर जब मीटिंग हो रही थी उसमें कहा, ये तय हुआ कि जाति सूचक शब्द कि जब तक गजेस्टेड अधिकारी जांच नहीं करेगा उसमें कार्रवाई नहीं होने की। जी, ये बहुत बड़ा। तो उसने जो है कलेक्टर ने अपनी मीटिंग में अधिकारियों की कहा कि देखो ये रवि बिश्नोई ने लागू कराई। तो आप छोटा बड़ा मत समझो, अगर आपकी बात सही है ना तो कहीं ना कहीं लागू हो जाएगी। तक कभी किसी को कितना विज्ञापन मिल रहा मैं कभी चिंता ही नहीं करता। और मैं तो ऐसा अखबार वाला हूँ कि हिंदुस्तान में मैंने विज्ञापन एजेंसियों को लिख के भेज रखा कि मुझे विज्ञापन मत भेजना। हमारे हीरा वाला सबसे बड़ा, मैंने 30 साल पहले लिख के भेज दिया था उसे, मैंने कहा मेरे यहाँ विज्ञापन मत भेजिए। जी। तो आप दूसरे को देख के, जैसे वो कहते हैं ना भरी थाली देख के आप परेशान हैं, अरे तुम्हें तो मिलने की नहीं वो, तो तुम क्यों परेशान हो? अपनी रूखी रोटी खा के मस्त हो जाओ। बिल्कुल सर। एक दिन विद्या वाले प्रदीप जी ने मुझसे सोच कहा, मैंने कहा भाई साहब जवान को सही करके बोला करो। कह रहे भैया तुम बुरा मान गया, मैं तो जमान से कर भैया ये नहीं है, भैया वो नहीं, कोई वो नहीं थे कि मैं उनको कोई बिगाड़ सकता हूँ, मगर इतनी मोहब्बत है आपस में
कि वो रहता है। तो ये सब नताशा जी जितना भी है ना, हमेशा संजीव जी आपको बताऊं, ये जो आदमी को सम्मान और दौलत ये नपुंसक बना देती है जी। वो इसी चक्कर में घिरा रहता है, अरे कोई कुछ कहना दे, मेरे कपड़ों पे न टोक दे, खाने पे न टोक दे, उससे यही लगा रहता है। वो अपनी प्रगति को छोड़ के इन कामों में लग जाता है। यही मेरा दूसरा सवाल था कि कभी आपको ऐसा मन में ख्याल आता है कि आपने इतनी मेहनत से या प्रभु की कृपा से इतना बड़ा जो एम्पायर अपने बढ़ाया है, आज आप जिस पोजीशन में बैठे हैं, कभी ये चला जाए तो ऐसा डर आता है मन में? कभी नहीं आता। कारण क्या है? हमारा है ही नहीं। हाथ में लेके अब भी रोटी चाय से ऐसे ही खाते हैं जैसे बचपन में खाते थे जी। फटे हुए कपड़े अब भी पहनते हैं, तब भी पहनते थे। जी। पूरे दिन में अपना 10 रुपये का खर्चा नहीं है। राज्यपाल रोमेश भंडारी थे, MLC बनाने के लिए मेरे टाइम में जी हाँ, ये डीएम और कमिश्नर मौजूद थे और उप निदेशक सूचना भदौरिया। सर्किट हाउस के 1 नंबर कमरे में हम 4 लोग थे। थोड़ी देर तो सारे जोन के अधिकारियों से परिचय कराया कि हमारे दोस्त हैं, इनको कोई परेशानी नहीं चाहिए। फिर बोले विष्णु जी मैं तुम्हें 8 MLC बनाते हैं 20 सर, मैं उससे वन करता हूँ, मैं तुम्हें MLC बना रहा हूँ पदकात कोटे से। जी। मुँह से निकल गया। मैंने कहा जी वो क्या है, बस अपने चरणों का आशीर्वाद दिए रखो। बोले नहीं बनना चाहते, मैं नहीं बनना चाहता। जब मुँह से मैंने निकल गए तो निकल। सर आपको लगता है कि अगर आप उस वक्त हाँ बोल देते तो आज आपकी जिंदगी और बेहतर हो सकती? पता नहीं क्या होता, ये भी पता होता कि यहाँ भी ना होता। मेयर जब बने अरुण जैन तो रात को 3 बजे डॉक्टर महराजुद्दीन आए, मंत्री जी रह चुके हैं, कि भैया वो ऐसे ऐसे है और एक विधायक नहीं मानना। कांग्रेस का विधायक था। मैं सुबह ही 5 बजे उसके घर गया। मैंने कहा विधायक जी अरुण जैन को वोट देनी है। बोला ही दिखा के दे दूंगा। कारण क्या है? कोई 1 महीने पहले एक दिन में मुझसे ले भैया आदमियों के बैठने उठने के लिए कुछ नहीं है, कहीं से 4 कुर्सी मेज की व्यवस्था नहीं हो रही। अरे मैंने कहा मैं अभी भेज देता हूँ, कोई मतलब नहीं। मैंने अपना आनंद फर्नीचर वाले 4 कुर्सी मेज भेज दी, लग गई। वो रुपयों से तो नहीं बिका, मगर मेरी बात मैंने वोट दे दिया और दिखा के दिया। तो ये देखो अपने सर आपकी लाइफ जर्नी इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है एकदम। नताशा जी लोग मुझे ऐसी गंदी गंदी गालियाँ भी देते हैं, मैं जानता हूँ, मगर मैं उन्हें अपना उपलब्धि समझता हूँ। क्योंकि जो आदमी मुझे गाली दे रहा ना, वो मेरा इतना प्रचार कर रहा कि मैं लाखों रुपए खर्च करके नहीं कर सकता। जी सर। तुम्हारे सामने अभी कोई मुझे गाली देगा तो 10 लोग खड़े कर सोचेंगे रवि विष्णु है क्या बवाल, जो इसके पीछे बुराई हो रही। देश के प्रधानमंत्री को पीछे गाली दे देते हैं लोग, सामने तो नहीं दे सकते। जी। तो वही वाली बात है, लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या करते हैं, मेरा इतना प्रचारित करते हैं कि वो मेरे लिए इतना बढ़िया है। एक दिन तो मैंने 3 आदमियों का एक मिठाई का डिब्बा भेजा 1-1 हज़ार रुपये का। मैंने कहा यार आपने बहुत अच्छा करा और मेरे को अपने हीरो बना दिया यार। तो ये सब जो है ना, कभी भी अपनी उपलब्धि पर नहीं इतराना चाहिए, ना उसे अपनी समझना चाहिए। सब समझिए भगवान की है या तुम्हारे सहयोगियों की। अब तुम देखो मेरे ऑफिस पे इतने लोग हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, वो मेहनत कर रहे हैं तभी तो चल रहा है। जी सर। मैं थोड़ी चल रहा हूँ। बिल्कुल। मुझे पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता। ये ऐसा काम है कि जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का है और पैसे का है, रोज़ पैसा चाहिए। बिल्कुल सर, आपसे बातें करते रहने का मन तो बहुत है, लेकिन मुझे सवाल पूछने होंगे। और फिलहाल अभी के लिए मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि खुश रहने के लिए आपके हिसाब से आपका क्या मंत्र है जो हमारे आज के लोगों को और हमारे आने वाले लोगों को मोटिवेट करे? नताशा जी खुशी जो है ना, किसी के बाप की गुलाम नहीं है। आप दूसरे की भरी हुई थाली को देख कर परेशान मत हो, जी तो आपको दुखी नहीं होने का। सही बात। आपकी जेब में 5 रुपये हैं, दूसरे की जेब में 500 रुपये हैं, तो तुम्हें मत समझो तुम्हारे 5 रुपये कम है। उसके हिसाब से उसके लिए 500 बते रहे हैं, आपके हिसाब से 5 बते रहे हैं। जी। तो जब हम ये सोचेंगे नहीं तो खुशी खुश रहेंगे। हम हमेशा दुखी तब रहेंगे हम दूसरों की उपलब्धियों को देखेंगे। जी। अगर हम अपनी देखें तो हम कभी दुखी नहीं होने के। आधे बच्चे इसलिए कामयाब नहीं हो पाते कि माँ बापों की अपनी हीन भावना और अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो उन पर डालते हैं कि मैं नहीं बना तो ये जरूर बन जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अपनी अधूरी इच्छा उन पर डालते हैं। अरे तुम बच्चों को खुले छोड़ दो। सर हम बहुत खुशगुजार है, आज आपने हमें समय दिया। अरे नताशा जी हम तो आपके समझा रहे कि हमारा धंधा चल रहा और उसी की कमाई खा रहे हैं हम। धंधा
सर बहुत बहुत धन्यवाद। चाय और सर। पिलवाऊँ? नहीं सर, क्यों जी संजू सर, जी, चाय पिलवाऊँ था? सर अभी हम आपसे विदा लेते हैं। नहीं, चाय पिलवाऊँ था? बोलो। चलते हैं वैसे ये भी चल रहा है। सर मैं कहना चाहूँगी कि खुश और धन्य आप नहीं, धन्य मैं हूँ कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला, और मैं चाहूँगी कि ये मौका मुझे बार बार मिलता रहे, और शायद बार बार भी नहीं, मैं कहूँगी आपका आशीर्वाद और आपसे मार्गदर्शन मुझे ज़िंदगी भर मिलता रहे। मेरी यही कामना है, और ये कामना है कि आप स्वस्थ बने रहें और सबको मार्गदर्शन दिखाते रहें, क्योंकि आप जैसे जीवट व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलना आज के वक्त में, जब लोग दो मोहे हैं, जब लोग अलग अलग तरीके के दुखों से घिरे हुए हैं, नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, उस वक्त में इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल रहना, जीवट रहना, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, जो मैं चाहूँगी हमारे सारे व्यूअर्स को मिले, हमारे सारे व्यूअर्स इससे सीखें। और आपने इस वीडियो से क्या सीखा है ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए शख्स के साथ, एक नई शख्सियत के साथ, और हमें किससे और मिलना चाहिए ये आप हमें बता सकते हैं। प्लीज़ कमेंट।